नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में ग्रीन के संप्रभुता के बारे में विचार पर चर्चा करूंगी। इससे पूर्व हमने ग्रीन के स्वतंत्रता के बारे में जो विचार थे उसका अध्ययन किया था। संप्रभुता पर ग्रीन के विचारों की जब बात आती है तो सभी के सामने एक ही पंक्ति में मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो अपने विचार रखे उन विचारों का आधार था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। अधिकारों के अस्तित्व के लिए ग्रीन राज्य को आवश्यक मानता है क्योंकि अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के परिचायक हैं। समाज द्वारा उसे अधिकार इसी आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह दूसरों के भी इसी प्रकार के अधिकार को स्वीकार करे और उन्हें भी अपनी तरह इनका उपभोग करने दे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने कार्यों या अधिकारों के दुरुपयोग द्वारा दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। अतः ऐसे लोगों द्वारा दूसरों के अधिकारों को हनन करने से रोकने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य अपनी जिस शक्ति का प्रयोग करके वह उद्देश्य प्राप्त करता है और समाज में अधिकारों और कर्तव्यों की प्रणाली को बनाए रखता है, उस शक्ति को संप्रभुता के नाम से पुकारा जाता है, जिसका स्वरूप बाध्यकारी होता है। अर्थात व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। संप्रभुता का निवास कहाँ होता है या संप्रभुता कहाँ निवास करती है, उससे क्या अर्थ लिया जाता है, इसके बारे में परस्पर दो विरोधी दृष्टिकोण प्रचलन में थे। पहला तो रूसो का था, जिन्होंने कहा कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है, और दूसरा दृष्टिकोण जॉन ऑस्टिन का था, जिन्होंने ये माना कि संप्रभुता का निवास किसी निश्चित सर्वोच्च मानव में होता है। संप्रभुता के बारे में इन विरोधी दृष्टिकोण से पता चलता है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान जनता में है, जबकि ऑस्टिन के अनुसार किसी एक सर्वोच्च व्यक्ति में। इन दोनों ही विरोधी दृष्टिकोणों को लेकर जब हम ग्रीन के संप्रभुता के बारे में विचार पढ़ते हैं तो ग्रीन ने संप्रभुता संबंधी इन दोनों ही दृष्टिकोणों को विरोधी न मानकर पूरक मानते हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत को राज्य का आधार मानते हुए वह कहता है कि समाज की सामूहिक नैतिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का जन्म होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य का अस्तित्व सामान्य हित की अभिव्यक्ति करने वाली सामान्य इच्छा पर आधारित है। अर्थात राज्य की संप्रभुता का आधार समाज की सामान्य इच्छा है। इसके साथ ही ग्रीन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के इस आधार को स्वीकार कर लेता है कि एक पूर्ण रूप से विकसित समाज में कोई निश्चित मानव या समूह ऐसा होना चाहिए जिसके पास अंततः कानून निर्मित कर क्रियान्वित करने की शक्ति होनी चाहिए तथा जिसकी शक्ति पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ग्रीन के अनुसार संप्रभुता से तात्पर्य है कि सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति जो सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और जिसे सामाजिक हित में मानकर सभी लोगों द्वारा उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है, वह इसे सार्वभौम बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा के नाम से पुकारता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में रूसो की भांति ग्रीन दो इच्छाओं के सिद्धांत में विश्वास करता था। रूसो के अनुसार मनुष्य में दो इच्छाएं होती है, यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा। मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। इसके विपरीत आदर्श इच्छा व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है और यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिक स्वार्थ से रहित
होने के कारण व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा होती है, अर्थात यह है व्यक्ति की वास्तविक इच्छा कहलाती है। समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो ऐसी इच्छा जिसमें सबके कल्याण की बात निहित हो, रूसो के अनुसार वो सामान्य इच्छा कहलाती है। तो रूसो के विचारों का अनुसरण करते हुए ही ग्रीन ने भी कहा कि प्रत्येक मनुष्य में एक आदर्श इच्छा होती है जो उसे कुछ निश्चित कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। आदर्श इच्छा व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में होती है और उसे सतपथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह नैतिक आदेश के रूप में होती है और व्यक्ति के नैतिक उत्थान के साधन स्वरूप काम भी करती है, जिसके अनुसार कार्य करके व्यक्ति अपना पूर्ण नैतिक उत्थान करके विश्व में व्याप्त शाश्वत चैतन्य से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। ग्रीन सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के सामूहिक रूप को सामान्य इच्छा का सूत्र रूप मानता है, जो राज्य की मूल प्रेरणा है और सभी कानूनों एवं विधियों की जननी भी है। तो ग्रीन के यदि विचारों को हम देखें तो उन्होंने यही कहा कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लक्ष्य समाज के हित में सहयोग देना है, लेकिन स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से व्यक्ति सामाजिक हित के विरुद्ध कार्य करते हैं और उस स्वस्थ वातावरण के निर्माण में बाधाएं उपस्थित करते हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक हित के विरोध में कार्य करने से रोकने के लिए कानून का निर्माण होना आवश्यक है। यह आवश्यकता राज्य के जन्म का कारण पैदा करती है जो सभी का नैतिक आदर्शों के अनुसार नियंत्रण और नियमन करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके। अतः एक नैतिक संस्था के रूप में राज्य का जन्म होता है। तो इस तरह जब हम ग्रीन की बात करते हैं, राज्य के बारे में ग्रीन अपने विचार व्यक्त करते हैं संप्रभुता के बारे में, तो उन्होंने इसी बात को स्वीकार किया कि कानून की आवश्यकता केवल इसीलिए होती है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी स्वार्थी इच्छा समाज के कल्याण के विरुद्ध होती है और ऐसे सामाजिक प्रगति में वो बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं। इन्हीं को रोकने के लिए या समाज का कल्याण करने के लिए ही कानूनों की आवश्यकता होती है और राज्य का जन्म भी इसी कारण होता है, जो सभी नैतिक आदर्शों के अनुसार नियंत्रण और नियमन करता है और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी करता है राज्य। और इसी तरह से राज्य को हम नैतिक संस्था के रूप में जन्म लेते हुए मान सकते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा ग्रीन यही प्रतिपादित करना चाहता है कि समाज का निर्माण करने वाली और उसे एक सूत्र में बांधकर संगठित रखने वाली शक्ति सामान्य हित की सामान्य चेतना है। इसी से राज्य का आविर्भाव होता है। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या यह सामान्य इच्छा राज्य के सभी सामान्य नागरिकों में पाई जाती है। इसके बारे में ग्रीन ने यह कहा कि स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोजी रोटी की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति से हम सामान्य हित को समझने, उसके अनुसार कार्य करने की आशा नहीं रख सकते, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहता हो और राज्य केंद्रित अपने कर्तव्य का बोध न रखता हो। वस्तुतः उनमें यह बोध बहुत प्रगाढ़ और चेतन रूप में नहीं होता। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। यानी राज्य के निर्माण का आधार क्या है? ये ग्रीन का कथन है कि राज्य का वास्तविक आधार शक्ति न होकर इच्छा ही है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का प्रादुर्भाव होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ग्रीन का यही मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य का होता है और इसीलिए राज्य अस्तित्व में भी आता है। ये एक नैतिक संस्था है। साधारणतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का भी आदर करता है, परंतु कभी कभी क्रोध
घृणा या स्वार्थ के वशीभूत होकर वह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा भी करने लगता है। किंतु सबकी यह सार्वजनिक इच्छा होती है कि सभी परिस्थितियों में सभी के अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए और इसी सामान्य इच्छा के फलस्वरूप राज्य की सृष्टि होती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि वैसे तो सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का जब प्रयोग करते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी उसी तरह से अपने अधिकारों का उपभोग करे, वो दूसरे के अधिकारों का आदर भी करता है। लेकिन कई बार क्योंकि मानव सुलभ कमियां होती है, मानव सुलभ हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें दोष होते हैं स्वभाव में, उस स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है इंसान और वो क्या करता है कि दूसरे के अधिकारों की उपेक्षा करता है और अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। तो इन सभी परिस्थितियों में वो कई बार समाज के विरुद्ध या व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध गलत काम करते हैं। ऐसे में उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक राज्य जैसी सृष्टि होती है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। राज्य सामान्य इच्छा यानी जिसमें सबके कल्याण की बात निहित होती हो, इसी तरह की भावना की रक्षा के लिए राज्य की सृष्टि हुई है। तो कभी कभी राज्य हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग भी करता है, पर वह हमारी सबकी इच्छा से ही वैसा करता है क्योंकि इसी कार्य के लिए हमने उसकी स्थापना भी की है। जब मनुष्य किसी की संपत्ति चुराता है तो वह अपनी आदर्श नैतिक इच्छा तथा समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। समाज और व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि चोरी के कार्य का विरोध किया जाए। जब राज्य पुलिस और न्यायालय द्वारा असामाजिक कार्य को रोकता है तो वे शक्ति का नहीं अपितु समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चोर को प्राप्त होने वाला दंड वस्तुतः उसकी इच्छा का ही परिणाम होता है। यहाँ ग्रीन के विचारों पर रूसो का प्रभाव हम देख सकते हैं, क्योंकि रूसो का भी यही कहना था कि राज्य हमारे विरुद्ध इसलिए शक्ति का प्रयोग करता है कि हम स्वतंत्र हो सकें, यानी प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण जिस इच्छा में निहित हो वो सामान्य इच्छा होती है और राज्य सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए यानी सबके कल्याण के लिए ही अस्तित्व में आया है। और राज्य के अभाव में कोई भी समाज हो, किसी भी व्यक्ति के हितों की बात हो, हम नहीं स्वीकार कर सकते। तो राज्य एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी नैतिक संस्था है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, संपूर्ण समाज की रक्षा करता है और इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर नैतिकता के विरुद्ध में या जनता के कल्याण के विरुद्ध में काम करता है, समाज के विरोध के रूप में काम करता है, तो उसे राज्य के द्वारा बाध्यकारी रूप से रोका जा सकता है और यह अधिकार संपूर्ण समाज ने उन्हें दिया और इसी के लिए राज्य की स्थापना हुई है। तो राज्य एक ऐसी संस्था जो सबके कल्याण की बात करता है, सबके कल्याण की रक्षा करता है और समाज की रक्षा करता है। धन्यवाद।